Hello everyone, welcome back to EduClat's special segment called Factual 5. Here, we used to discuss top 5 facts of the day, or you can say top 5 facts, current facts. So the first fact which we will discuss today is Financial Action Task Force retains Pakistan on its grey list and adds Turkey to the list. So the first question around this fact is, what is Financial Action Task Force? What is FATF? So basically, FATF is an organization related to it is a sort of watchdog. You can say it is a global money laundering and terrorist financing watchdog. ठीक है, तो इसका काम क्या है? अगर मैं कहूं इसका काम है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्शंस को रोकना, एक्शंस को प्रोहिबिट करना, उसका ध्यान रखना कि कुछ ऐसे मेजर्स लेना जो कि इस तरीके की हरकतों को रोक सकती है पूरे वर्ल्ड में. सो इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग. ठीक है, अब ये बना क्यों और कब बना है? सो FATF इज फाउंडेड इन 1989. ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल अभी 37 मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. इसके अलावा कई ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं और कई ऑब्जर्वर एसोसिएट्स भी हैं. और जो एसोसिएट्स हैं दे आर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर एसोसिएट्स. ठीक है, तो अगर मैं इनकी मेंबर्स की बात करूं तो देयर आर 37 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, जो मेंबर्स हैं उसमें टोटल 37 मेंबर्स हैं और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है. ठीक है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऑब्जर्वर स्टेट हैं. ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एज अ ऑब्जर्वर एसोसिएट काम करते हैं. ठीक है, इसके आगे मैं इस FATF से रिलेटेड बात करूं तो ये फॉर्म हुआ था 1989 में एंड इट इज अ रिकमेंडेशन, यू कैन से. ये G7 जो ग्रुप 7 है उनके रिकमेंडेशन से ये बना था. ठीक है, टू डेवलप पॉलिसी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, इसका जो मेन मुद्दा था, इसको बनाने का जो मेन मुद्दा था वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का. ठीक है, और इसके आगे आफ्टर 2001 इसका एक और मैंडेट हुआ, एक और ऑब्जेक्टिव जुड़ा कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकना है. सो अगर मैं बात करूं FATF के बारे में तो FATF इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है टू एक्ट एज अ वॉचडॉग टू प्रोहिबिट एक्शंस लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. ठीक है, जब ये बना था तब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो G7 ने जो आइडिया दिया था, ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना. ठीक है, पॉलिसीज बनाना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. और आफ्टर 2001 एक और मैंडेट जुड़ा, एक और गोल जुड़ा FATF के साथ, वो था टू मेक अ पॉलिसी टू स्टॉप टेररिज्म फाइनेंसिंग. ठीक है, इसके आगे मैं बात करूं, जब अब हमने काफी बातें कर ली FATF के बारे में, अब जो एक्शन इसने लिया है उसके बारे में बात करते हैं. सो FATF रिटेन्स पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट. ठीक है, ग्रे लिस्ट ये एक लिस्ट है जो कि FATF फॉर्म करती है, बनाती है बाय ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ स्टेट की वो किस तरीके से पॉलिसीज बना रही हैं टू स्टॉप, basically you can say to stop money laundering और terrorist financing. ठीक है, तो पाकिस्तान जो पहले से भी FATF के ग्रे लिस्ट में था, अभी भी वो ग्रे लिस्ट में ही, इस साल भी 2021 का जो लिस्ट बना उसमें भी वो अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रिटेन किया गया है. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई भी स्टेट ग्रे लिस्ट में होता है तो क्या होता है. ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है. जब कोई भी स्टेट FATF के ग्रे लिस्ट में होता है तो उनको ना, जो स्टेट ग्रे लिस्ट में है उनको वर्ल्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो हेल्प करती हैं, जो दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया. सो ये उनकी आप हेल्प नहीं ले सकते हैं अगर वहां पे FATF के आप ग्रे लिस्ट में हैं तो. ठीक है, पहले जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होते थे. ठीक है, जो ग्रे लिस्ट है वहां पे आप ये हेल्प नहीं ले सकते. ठीक है, अगर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो.
ठीक है, सॉरी, अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा, कहाँ का, आईएमएफ जैसी संस्थाओं का आपको हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि चाइना, टर्की और एक और स्टेट है मलेशिया, ठीक है, इनकी हेल्प से जो पाकिस्तान थी वो ब्लैकलिस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, बट अभी जो एक इनका अलाई है टर्की, वो खुद भी अब ग्रे लिस्ट में आ चुका है। सो बेसिकली पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, ठीक है, आज भी वो ग्रे लिस्ट में है, आज भी वो ग्रे लिस्ट में है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं एफएटीएफ के बारे में, हमने काफी सारी बातें कर ली, अब हम बात करते हैं क्या एक्शंस लिया है एफएटीएफ ने। सो बेसिकली एफएटीएफ रिटेन्स पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट एंड एड्स टर्की टू द लिस्ट। ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में फिर से रिटेन किया है और टर्की को फिर से टर्की को इस लिस्ट में, टर्की इज अ न्यू मेंबर टू दिस ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो ये ग्रे लिस्ट होता क्या है, तो ग्रे लिस्ट एक एक बेंचमार्क है, ठीक है, जिसके जो एफएटीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो असेस करती है कि कौन सी स्टेट किस तरीके की पॉलिसी बना रही है टू टू स्टॉप और टू प्रोहिबिट एक्शंस लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, इट इज नॉट वेरी गुड फॉर एनी कंट्री की वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि कई सारे जो फाइनेंशियल सपोर्ट हैं वो रुक जाती हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इमेज नहीं क्रिएट करता है वर्ल्ड उसमें कि कोई एक स्टेट या कोई एक कंट्री जो है वो ग्रे लिस्ट में है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या एफएटीएफ के ऑर्गेनाइजेशन, जो एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है टू प्रोहिबिट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, उसकी उसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें अगर कोई स्टेट आ जाता है तो उसके इमेज के लिए बहुत बुरा है। ठीक है, और पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ के। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक ब्लैक लिस्ट होता है एफएटीएफ का, उस अगर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड हैं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करती है कंट्रीज को, ठीक है, उन उन वो जो सपोर्ट करते हैं वो प्रोहिबिट हो जाता है। अगर आप ग्रे लिस्टेड कंट्री हैं तो आईएमएफ विल नॉट सपोर्ट यू। ठीक है, आईएमएफ विल नॉट सपोर्ट यू थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस किसी स्टेट में चल रहा है या किसी कंट्री में चल रहा है और वो ब्लैक लिस्टेड है तो आईएमएफ विल नॉट हेल्प। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो अब क्या हो रहा था, जो पहले, मतलब आज से पहले, बिफोर 2021 पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ चाइना अलाइज, पाकिस्तान के कुछ अलाइज हैं जिनके कारण ये ब्लैकलिस्ट नहीं हो रहा था, जो कि टर्की है, मलेशिया है, चाइना है, जो ग्रेटेस्ट सपोर्ट यू कैन से पिलर फॉर दी, चाइना इज प्लेइंग पिलर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज थी जिसकी सपोर्ट से अभी तक पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई जो है टर्की, वो खुद भी ग्रे लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो अब इसका इसका जो वोट था वो अब कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के लिए दोहरा थप्पड़ है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी ग्रे लिस्टेड है और उसके जो अलाई थे वो भी ग्रे लिस्ट हो चुके हैं, एक अलाई जो ग्रे लिस्ट हो चुका है। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं हम कि एफएटीएफ के प्रेसिडेंट कौन है। तो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस प्लेयर है। कौन है? मिस्टर डॉक्टर प्लेयर। ठीक है, इसके अलावा और ये जो हमारा एफएटीएफ है, ये यहाँ पे हम एफएटीएफ के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, अब हमने ये भी बातें कर ली कि टर्की जो है वो ग्रे लिस्ट में आ गया, जिसके कारण पाकिस्तान को लॉस हुआ। पाकिस्तान खुद भी ग्रे लिस्ट में है, उसको जो सपोर्ट करता था टू अवॉइड ब्लैक लिस्ट, वो भी अब ग्रे लिस्ट में आ गया। बट मिस्टर मार्कस प्लेयर ने ये भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है ये इंडिया के प्रेशर से नहीं डाला गया है। ठीक है, ये एक ये आफ्टर एनालिसिस की पाकिस्तान को जो पॉलिसी वर्क दिया गया था कि ठीक है 38 पॉलिसी वर्क दिया गया था, जिसमें से अब बस 2 पॉलिसी वर्क और बचा है पाकिस्तान के लिए।
तो मिस्टर प्लेयर का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है, तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है टू अवॉइड ग्रे लिस्ट, बट जो अभी इशू है पाकिस्तान के साथ वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, टेरर फाइनेंसिंग में स्टिल पाकिस्तान इज डूइंग बेटर टू प्रोहिबिट टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएन आइडेंटिफाइड टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जैसे अलकायदा, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो ग्रे लिस्ट से हट जाए। Now let's move to our second fact, which is also very important, and that fact is UN sets up special trust fund for people economy in Afghanistan, ठीक है। अफगानिस्तान पिछले यू कैन से लास्ट 3 months, लास्ट 4 months बहुत ज्यादा न्यूज में है ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल क्राइसिस। यूएस की आर्मी वहां से वापस बुला ली गई, वहां पे तालिबान वापस आए, फिर वहां की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, तालिबान वहां पे अभी तालिबान का रूल चल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि जो भी वहां पे हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई त्राही त्राही है तो वहां के लोग हैं, वहां के लोग हैं, उनको ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो पहले से जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था उसको भी रोक दिया गया है, ठीक है, वो भी फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक के एसेट्स थे, जो सेंट्रल बैंक जो हेल्प कर रही थी उसको भी फ्रीज कर दिया गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो भी फंड दिए थे उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। स्टिल कुछ जो हेल्प थे वो अभी भी कंटिन्यू किए गए हैं ड्यू टू अंडर कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन थिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी अफगानिस्तान में फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज्यादा है, पूरी की पूरी स्टेट कोलैप्स करने के कगार पे है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए यूएन ने एक स्पेशल ट्रस्ट फंड को सेटअप किया है जो कि कहलाएगा पीपल्स इकोनॉमी, ठीक है। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक कैश फ्लो करने का एक जरिया है जो कि अभी मार्केट में, अफगानिस्तान के मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल नल है, ठीक है। उसको एक सही राह दिखाने के लिए, एक मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है वो जर्मनी है, बाय हेल्पिंग थ्रू $58 मिलियन, ठीक है। जर्मनी फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है $58 मिलियन के साथ, ठीक है। और ये फंड बनाने का जो रीजन है वो है टू प्रोवाइड अर्जेंटली नीडेड डायरेक्टली कैश फंड्स टू अफगान पीपल, ठीक है। तो इसका जो जरिया है ये डायरेक्ट अफगान लोगों को मिलेगा इन वे ऑफ कैश, जो कि वहां पे लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, ठीक है। वहां पे जो कैश फ्लो बिल्कुल एंड हो चुका है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड फैक्ट, दैट इज साउथ कोरिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट कॉल्ड नूरी। सो साउथ कोरिया वैसे भी टेक्नोलॉजी में काफी एक्सेल कर रही है। अगर मैं इसके बारे में और बातें करूं साउथ कोरिया के बारे में तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ये दो एक पड़ोसी देश हैं, ठीक है। साउथ कोरिया यूजुअली टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है, ठीक है। तो साउथ कोरियन अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट कॉल नूरी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, आपके जो क्लैट का एग्जाम है उसके हिसाब से, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो लॉन्च किया है उसने फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट, ठीक है। ये जो लॉन्च किया है वो क्या है, फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट होम ग्रोन है, पहले भी रॉकेट्स थे साउथ कोरिया के पास बट वो होम ग्रोन नहीं था, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम नूरी है, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज लॉन्च फ्रॉम कंट्रीज नारो स्पेस सेंटर। नारो स्पेस सेंटर एक स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, जो साउथ कोरिया सदर्न कोस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मून जे, वो स्पेस सेंटर में रहकर इस पूरे नजारे को देखा, उन्होंने इस पूरे सक्सेस को देखा जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था कि उनके देश ने होम ग्रोन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज बारबाडोस elects Dame Sandra Mason as its first ever president ahead of becoming republic।
तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉ लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बारबाडोस एक कैरेबियन स्टेट है, ठीक है, एक कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शंस हुए, डेम सांड्रा मैसन जो है वो फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट बनी। अब ये फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट से क्या मतलब है? ठीक है, फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट से मतलब ये है कि अभी वहां पे पहली बार आफ्टर बिकमिंग रिपब्लिक, मतलब कि बारबाडोस पहले रिपब्लिक नहीं था। ठीक है, अभी लास्ट ईयर बारबाडोस को रिपब्लिक का स्टेटस मिला। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उससे नियुक्त होकर कौन आई? बारबाडोस इलेक्ट्स डेम सांड्रा मैसन, विच मींस डेम सांड्रा मैसन है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है बारबाडोस की। ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटले का कहना है दिस इज अ सेमिनल मोमेंट फॉर आवर कंट्री। ठीक है, वहां के जो पीएम है मिस्टर मिया मॉटले, उन्होंने इस वोटिंग सिस्टम को, उन्होंने इस इलेक्शन को, उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ डेम सांड्रा मैसन को एज अ फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट एक सेमिनल मोमेंट की संज्ञा दी है। ठीक है, उन्होंने इस इवेंट को बहुत ही प्राउड की बात बताया है। ठीक है, इसके साथ मैं बारबाडोस के बारे में बात करूं तो बारबाडोस जो है पहले अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, उसको जब फ्रीडम मिला उसके बाद वो रिपब्लिक स्टेट नहीं था। ठीक है, वो पिछले साल रिपब्लिक स्टेट का स्टेटस मिला उसको, वहां पे इलेक्शंस हुए, वहां से चुनकर आई डेम सांड्रा मैसन। ठीक है, अब मैं हमने बारबाडोस के बारे में बहुत बातें कर ली, अब थोड़ी सी बातें हम डेम सांड्रा मैसन के बारे में करते हैं। तो ये डेम सांड्रा मैसन जो 72 इयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, उनको उनको वो पहले बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील की मेंबर रह चुके हैं, मतलब कि वो बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील फर्स्ट वुमेन, एज अ फर्स्ट वुमेन सर्व की थी। ठीक है, फर्स्ट विमेन थी जो कि बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील में सर्व की थी। ठीक है, उसके साथ एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मिसेस डेम सांड्रा के लिए कि वो गवर्नर जनरल एक्ट कर रही थी पिछले 18 से। मतलब डेम सांड्रा जो है वो बारबाडोस के लिए कोई नया नाम नहीं है, बारबाडोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है एक तरीके से, अगर मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट, because she acted as a governor general since 2018. Also वो बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील में काम कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली फैक्ट है और ये क्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं एक और फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि बारबाडोस ये फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी, कैरेबियन कॉलोनी नहीं है जो कि रिपब्लिक का स्टेटस पा रही है या रिपब्लिक बनी है। ठीक है, इसके पहले जो है गुयेना ने ये कदम उठाया था, उसके पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी आफ्टर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स वो भी एक रिपब्लिक स्टेटस स्टेट है। ठीक है, डोमिनिका भी एक रिपब्लिक स्टेट है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट fact and last fact of the day, that is Spain. This fact is of Spain, where Cumbre Vieja volcano erupts on island of La Palma. ये फैक्ट ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेन में कुम्ब्रे वेजा वोल्केनो है। ठीक है, वो वहां पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है वहां पे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आइलैंड है ला पामा जहाँ पे कुम्ब्रे वेजा वोल्केनो सिचुएटेड है। ठीक है, तो वोल्केनो आपको भी पता है कि वोल्केनो कैसा इरप्शन ऑफ वोल्केनो कैसा फिनोमिना है। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सो जब ये हुआ वोल्केनो का, जब इरप्शन हुआ तो प्लेटलेट्स हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अर्थक्वेक्स भी काफी ज्यादा आए हैं। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट काउंटेड 38 क्वेक्स सिंस मिडनाइट। ठीक है, और ये वहां के लिए बहुत अगर ऐसा कहें तो ये एक नेचुरल कैलामिटी है। ठीक है, वहां पे कई लोगों को बेघर होना पड़ा होगा। ठीक है, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ 4.3.5, विच मीन्स कि ये जो आपका अर्थक्वेक है ये भी सीवियर काइंड ऑफ नेचर का था, मतलब मॉडरेट नेचर का तो है ही, क्योंकि इट्स 4.3.5। ठीक है, तो ये मॉडरेट नेचर का तो अर्थक्वेक है ही, साथ ही साथ इसके कारण काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है।
इकोनॉमी ऑफ ला पामा को, ठीक है। सो अब क्योंकि बेसिकली ला पामा का जो इकोनॉमी है वो बेस्ड करता है टूरिज्म एंड बनाना प्लांटेशन से, तो इसके कारण जो इरप्शन हुआ और जो अर्थक्वेक हुआ उसके कारण वहां पे फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस हुआ है। वहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुआ उससे भी काफी लॉस हुआ है। सो स्पेनिश गवर्नमेंट जो है वो प्लेज की है, कई सारे मतलब गवर्नमेंट जो है वहां पे उस इसको हेल्प करने के लिए, वहां वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए, फंड्स इकट्ठे करने के लिए, और इस तरीके के वहां का जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए मिलियंस डॉलर्स, मिलियंस यूरोस खर्च कर रही है, ठीक है। सो दिस फैक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुम्ब्रे विएजा वोल्केनो है वो ला पामा आइलैंड पे है, और ये कहाँ है, किस कंट्री में है, तो ये स्पेन में है, ठीक है। वहां पे ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन वहां पे अर्थक्वेक्स भी आए हैं। So this is Adil, this is top 5 facts which we have to discuss, और हमने ये डिस्कस किया अभी। So this is the last fact, और आज के लिए बस हमारे पास इतना ही था। So let's join tomorrow again. So that's all for today. Thank you.